सबसे पहले आप सबको प्यार भरा नमस्कार। आज का चैप्टर है पोएम 1.1 पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, भूत वर्तमान भविष्य। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसे याद करने के तरीके को समझा था। आज के इस वीडियो में हम लोग इस पोएम को दो कैटेगरीज भाषा ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन द्वारा इसके मीनिंग को समझेंगे, और इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चंस के आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। कविता शुरू करने से पहले हमें पोएट के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, तो उनका और साथ ही साथ इस पोएम का भी एक छोटा सा एवं महत्वपूर्ण इंट्रोडक्शन पोएम के जस्ट बाद में पेज नंबर 2 में इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में दिया हुआ है कि एमिली ब्रोंटी और उनकी बहनें 19वीं शताब्दी की प्रसिद्ध लेखिका थीं। एमिली ब्रोंटी अपनी कई कविताओं में अपने विचारों, भावनाओं और सुझाव के बारे में बात करने के लिए प्रकृति का उपयोग किया करती हैं। समय के बारे में यह कविता कवि और एक खुश बच्चे के बीच में संवाद के रूप में प्रस्तुत की गई है। कविता में बच्चे के लिए अतीत एक सुखद समय था, लेकिन दुख की बात है कि हम उस पर वापस नहीं जा सकते। वर्तमान एक ऐसा समय है जब आप भविष्य के लिए तैयारी करते हैं, जो अज्ञात है लेकिन रोमांचक है। नेचर ऑफ पोएम्स। अब हम लोग पोएम की प्रकृति को मतलब पोएम के मिजाज को समझ लेते हैं कि यह किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। कविता को अक्सर साहित्य के सबसे सघन रूप के रूप में वर्णित किया जाता है। इसमें सौंदर्य बनाने, भावनाओं को व्यक्त करने और विचारों को रोशन करने के लिए छवियों, ध्वनियों और रूपों का उपयोग शामिल होता है। कविता का संबंध भाषा के गहन रचनात्मक और कल्पनात्मक तरीके से उपयोग से है, और ज़रूरी नहीं कि पद्य का कोई वचन उपयोगी हो। एक प्रकार से कहें तो कविताएं पहले की तरह रहस्यमय होते हैं, जिन्हें समझना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पोएम में केवल वाक्यों का भाषा ट्रांसलेशन ही उस पोएम का मकसद नहीं होता है, बल्कि उसके पीछे एक गहरी सोच होती है जिन्हें हमें कल्पना करके फील करना होता है, महसूस करना होता है, और उसके बाद हम उस वाक्य का सही मीनिंग समझ पाते हैं। उसी प्रकार से यह पोएम भी खूबसूरत इमेजिनरीज एवं आशाओं से भरपूर है। तो चलिए पोएम को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इसमें कितनी गहराई है। जैसा कि इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि यह पोएम पोएट और एक खुश बच्चे के बीच में हुए बातचीत की तरह प्रस्तुत किया गया है, तो हम भी इसे उसी प्रकार से प्रेजेंट करेंगे। हम देख रहे हैं कि यह पोएम इन 3 स्टेंजाज में विभाजित है, इसलिए आप भी इमेजिन कीजिए कि आपके सामने कोई बच्चा या बच्ची है। तो जब तीनों स्टेंजाज के क्वेश्चन वाला सेंटेंस आएगा तो आप खुद को पोएट समझकर बच्चे से क्वेश्चन पूछिएगा, और जब आंसर वाला लाइन आएगा तो आप वह बच्चा या बच्ची बन करके उसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। यह एक तरह से आपको प्रैक्टिकल अनुभव भी कराएगा। अब पोएम की ओर चलते हैं, जिसमें पहले होगा भाषा ट्रांसलेशन मतलब हिंदी में अनुवाद। Tell me, smiling child, what the past is like to thee, an autumn evening soft and mild, with a wind that sighs mournfully। तो इसका हिंदी अनुवाद होगा, बताओ बताओ मुस्कुराते हुए बच्चे तुम्हारे लिए अतीत कैसा है, शरद ऋतु की शाम नरम और हल्की हवा के साथ जो शौक से आहें भरती है। Tell me what is the present hour, a green and flowery spray where a young bird sits gathering its power to mount and fly away। इसका ट्रांसलेशन होगा, मुझे बताओ वर्तमान क्या है, एक हरा और फूलदार फुहार जहाँ एक युवा पक्षी अपनी शक्ति इकट्ठा करने के लिए बैठता है और उड़ जाता है। एंड व्हाट इज़ द फ्यूचर हैप्पी वन, ए सी बीनीथ ए क्लाउडलेस सन, ए माइटी ग्लोरियस डैजलिंग सी स्ट्रेचिंग इनटू इन्फिनिटी। इसका अनुवाद होगा, और भविष्य क्या है खुशहाल बच्चे, बादल रहित सूरज के नीचे एक समुद्र, एक शक्तिशाली गौरवशाली चकाचौंध से भरा समुद्र जो अनंत की ओर बढ़ रहा है, मतलब अनंत तक फैला हुआ है। तो यह था इस पोएम का हिंदी अनुवाद। अब इसे एक्सप्लेन करके इसके मीनिंग को समझेंगे। सबसे पहले हमें इसके टाइटल को समझना होगा। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, भूत वर्तमान भविष्य, ये तीनों समय हैं। भूत का मतलब वो नहीं जिनसे हम डरते हैं, बल्कि भूत का मतलब अतीत या बीता हुआ समय होता है जो अभी से पहले बीत चुका है। वर्तमान मतलब अभी का समय जो चल रहा है, और भविष्य मतलब अभी के बाद का समय जो आने वाला है। पहला स्टैंजा। टेल मी स्माइलिंग चाइल्ड, व्हाट द पास्ट इज लाइक टू दी, एन ऑटम इवनिंग सॉफ्ट एंड माइल्ड, विद ए विंड दैट साइज मोurnfully। तो पहले लाइन के अनुसार पोएट बच्चे से पूछती हैं कि टेल मी स्माइलिंग चाइल्ड, व्हाट द पास्ट इज लाइक टू दी, बताओ बताओ मुस्कुराते हुए बच्चे तुम्हारे लिए अतीत कैसा है, मतलब तुम्हारा बीता हुआ समय कैसा है। बच्चा पोएट्री में जवाब देता है कि एन ऑटम इवनिंग सॉफ्ट एंड माइल्ड, विथ ए विंड दैट साइज mournfully। यहाँ पर बच्चे ने इनडायरेक्टली अपने पास्ट को पतझड़ के मौसम के शाम की तरह एक सुखद खुशनुमा समय बताया है, जो खुशी और उत्साह से भरपूर है, क्योंकि यह मौसम बहुत ही सुहाना होता है और सभी लोग बहुत ही खुश और उत्साहित नज़र आते हैं। और यह बात वह बड़े दुख के साथ पोएट को बता रहा है, क्योंकि उस बीते हुए समय में वापस नहीं जाया जा सकता। समझे? तो ये बात है।
Second stanza. Tell me what is the present hour? A green and flowery spray where a young bird sits gathering its power to mount and fly away. यहाँ पहले पंक्ति में पोएट बच्चे से पूछती हैं कि टेल मी व्हाट इज़ द प्रेजेंट आवर, अब मुझे बताओ कि तुम्हारा वर्तमान कैसा है, यानी अभी का समय कैसा है। तो बच्चा फिर से पोएट्री में जवाब देता है कि ए ग्रीन एंड फ्लावरी स्प्रे वेयर ए यंग बर्ड सीट्स गैदरिंग इट्स पावर टू माउंट एंड फ्लाई अवे। मतलब बच्चा कह रहा है कि मेरा वर्तमान उस यंग बर्ड के वर्तमान के समान है जो एक हरे और फूलदार फुहार मतलब फूलों से भरे एक टहनी या शाखा पर बैठता है, जहाँ से वह हिम्मत इकट्ठा करके चढ़ाई कर सके और उड़ सके। यहाँ यंग बर्ड का मतलब है छोटी चिड़िया जिसने ठीक से उड़ना भी नहीं सीखा है। मतलब वह बच्चा भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए चीज़ों को सीख रहा है ताकि वह संसार में सबके साथ कंधे से कंधा मिला करके चल सके। ठीक है। थर्ड एंड लास्ट स्टेंजा। एंड व्हाट इज़ द फ्यूचर हैप्पी वन? ए सी बीनीथ ए क्लाउडलेस सन, ए माइटी ग्लोरियस डैजलिंग सी स्ट्रेचिंग इनटू इन्फिनिटी। तो पोएट इस स्टेंजा में बच्चे से पूछती हैं कि एंड व्हाट इज़ द फ्यूचर हैप्पी वन, और भविष्य क्या है खुशहाल बच्चे। हैप्पी वन का मतलब खुशहाल बच्चे। इस कविता में खुश कौन है? तो एक बच्चा है, इसलिए यहाँ कहा जा रहा है हैप्पी वन, तो उस बच्चे को कहा जा रहा है। ठीक है। और भविष्य क्या है खुशहाल बच्चे। बच्चा यहाँ भी पोएट्री में जवाब देता है कि ए सी बीनीथ ए क्लाउडलेस सन, ए माइटी ग्लोरियस डैजलिंग सी स्ट्रेचिंग इनटू इन्फिनिटी। यहाँ पर बच्चे ने अपने भविष्य को बहुत ही शानदार दृश्य से दर्शाया है। वह कह रहा है कि मेरा भविष्य बहुत ही शानदार और उज्जवल है, जो शक्तिशाली गौरवशाली चकाचौंध से भरा हुआ है और बढ़ता ही जा रहा है। ठीक उसी तरह से जैसे बादल रहित सूरज के नीचे एक समुद्र है जो शक्तिशाली गौरवशाली चकाचौंध से भरा आनंद की ओर बढ़ रहा है। बादल रहित सूरज का मतलब है वहाँ सूर्य को ढकने वाला कोई बादल का ना होना। ठीक है। और इसी प्रकार से यह पोयम भी बहुत ही शानदार तरीके से समाप्त होता है और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस पोयम को बहुत अच्छी तरह से समझ पाए होंगे और अपने क्लासमेट्स को भी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके उनको भी यह पोयम समझने में मदद कर सकते हैं। यदि इस लेसन से आपको कोई मदद मिली हो तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि आपका कोई सवाल एवं सुझाव हो तो कमेंट करके मुझे बताइए। इस लेसन को बड़े प्यार से देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।